नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी सेंट्रल और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कई देशों के खिलाफ आक्रामक रुख अपना लिया है। वेनेजुएला पर सैन्य कार्रवाई करने के बाद अब ट्रंप भारत, ब्राजील और चीन पर फिर से टैरिफ का चाबुक चलाने की तैयारी कर रहे हैं। खास बात यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति का खुद उन्हीं के देश में विरोध भी हो रहा है, लेकिन फिर भी ट्रंप सुधर नहीं रहे। अब ट्रंप प्रशासन ने दोनों देशों पर कितने प्रतिशत का टैरिफ लगाने की योजना बनाई, जानने और समझने की कोशिश करेंगे। पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी और वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार प्रवीण शर्मा सर, आपका मनी सेंट्रल में बहुत स्वागत है। धन्यवाद विशाल। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब उन देशों को डायरेक्ट निशाने पर लेने की तैयारी शुरू कर दी है जो रूसी तेल खरीदकर पुतिन की वॉर मशीन को फ्यूल देने का काम कर रहे हैं। इस लिस्ट में भारत और चीन का नाम सबसे ऊपर बताया जा रहा है। अब क्या होगा इन देशों का, बिल कौन सा है जिन पर साइन होने के बाद देश और दुनिया भर में बवाल मच जाएगा, एकदम आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा चर्चा करेंगे 10 मिनट डिलीवरी की। खबरें ये आ रही हैं कि ब्लिंकिट और जेप्टो का मॉडल फेल हो गया। 10 मिनट डिलीवरी यानी सुपर फास्ट सर्विस पर किसी भी वक्त ताला लग सकता है। 10 मिनट डिलीवरी पर क्यों लगेगा फुल स्टॉप, जानने और समझने की कोशिश करेंगे। और अंतिम में चर्चा करेंगे जियो ब्लैक रॉक के न्यू फंड ऑफर की। जियो ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड ने 2 नए डेट फंड को लॉन्च किया। दोनों न्यू फंड ऑफर में क्या है खास बात, इसको भी डिकोड करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना देर किए फटाफट करते हैं मनी सेंट्रल की शुरुआत। रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नई चाल चल दी है। अमेरिका में एक नया बिल सैंक्शनिंग रशिया एक्ट ऑफ 2025 को पेश किया गया, जिसका उद्देश्य रूस पर आर्थिक दबाव बढ़ाना है। इसके तहत उन देशों पर भारी भरकम टैरिफ लगाए जा सकते हैं जो रूस से तेल, गैस या अन्य ऊर्जा यानी जो एनर्जी वो खरीदते हैं। खबर ये आ रही है कि टैरिफ की जो सीमा है वो 500% तक हो सकती है और मेनली भारत, चीन और ब्राजील पर इसका गंभीर असर हो सकता है। और प्रवीण सर, आज की अगर इस खबर को देखें तो इसका सीधा इम्पैक्ट भारतीय शेयर बाजार पर भी देखने को मिल रहा। लगातार तीसरा दिन है जब बाजार गिरावट के साथ कारोबार करते हुए नजर आते हुए दिख रहे थे। और आज के मार्केट की अगर बात की जाए सर, तो आज भी गिरावट के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखा। निफ्टी की बात की जाए तो 25,876 की क्लोजिंग है, 263 अंकों की गिरावट है, यानी 1% का डेंट पड़ता हुआ दिख रहा है। कैसे देख रहे हैं सर इस पूरे सिनेरियो को, मार्केट्स, ग्लोबल इकोनॉमी, अपनी इकोनॉमी पर क्या असर पड़ेगा, पूरे बात को समझाइए। नहीं, देखिए, ट्रंप की अनप्रेडिक्टेबिलिटी वो यहाँ पे फिर से दिखाई दे रही पूरी दुनिया को लेके। जिस तरह का एक अनप्रेसिडेंटेड टाइप का उनके एक्शंस हैं, उसमें ये नई कड़ी है जिसमें भारत के लिए एक बड़ा खतरा पैदा हो गया है कि साहब 500% तक टैरिफ ऊंचे हो जाएंगे। लिंडसे ग्राहम जो हैं, उन्होंने एक बाई पार्टीशन असल में बिल पेश किया है। अगले हफ्ते इस पे वोटिंग हो सकती है। बाई पार्टीशन का मतलब होगा जिसमें कोई एक दल शामिल है, संयुक्त तौर पे एक सर्वदलीय टाइप का सर्वसहमति से इस बिल को पास कराने की कोशिश की जाएगी। कोई पक्ष नहीं है, विपक्ष नहीं है, बिल्कुल सब लोग एक सहमति से करेंगे कि रशियन वॉर मशीन को किस तरह से रोका जाए। उसके लिए साहब जो लोग रूसी तेल खरीद रहे हैं, रूसी एनर्जी खरीद रहे हैं, उन पे 500% तक टैक्स लगाया जाए। लेकिन सर, बीच में खबर तो आ रही थी कि हम लोगों ने अपना रूस से तेल खरीदने का परसेंटेज है, मान लीजिए 100% मंगा रहे थे, उसको बहुत कम किया था। नहीं, बिल्कुल, दिसंबर में और जनवरी दोनों में कम हुआ है जी। बड़े पैमाने पे गिरा। डर क्यों है हम लोगों को? डर इसलिए है कि अमेरिका अभी तक इस बात से नाराज है, खुश नहीं है। 25% का एडिशनल टैरिफ अमेरिका ने अभी तक नहीं हटाया। जो 50% का भारत पर टैरिफ लगा, उसमें 25% इस वजह से लगाया गया बिल्कुल लेटली कि भारत रूस से अपनी तेल खरीद को बंद नहीं कर रहा है। और हाल में ट्रंप का जो बयान आया उसमें उन्होंने कहा कि मोदी इज़ नॉट वेरी हैप्पी विद मी, क्योंकि हमने उन पर ऊंचे टैरिफ लगाए हैं। मोदी जी ने मुझसे मांग की कि मे आई सी यू सर, इस तरह की उन्होंने बातें कहीं। तो जो एक अनप्रेडिक्टेबल माहौल है दरअसल दुनिया में, वो इस वक्त ज़्यादा गंभीर होता हुआ दिखाई दे रहा है। 2026 की जो शुरुआत है वो बहुत ख़तरनाक तरह से हुई है। ईरान के साथ युद्ध के कगार पे खड़े हुए हैं अमेरिका, और इजराइल भी हो सकता है इस जंग में शामिल हो अगर ईरान के साथ लड़ाई होती है। ईरान में प्रोटेस्ट बड़े पैमाने पे चल रहे हैं। मडुरो वाली पूरी कहानी हमने देखी कि किस तरीके से एक राष्ट्रपति को, उनकी पत्नी को किस तरह से कैप्चर किया गया, अमेरिका में ले जाके हैंडकफ करके, उनको हथकड़ियाँ लगा के उनको
कोर्ट में पेश किया जा रहा। वो जो तस्वीरें हैं वो पूरी दुनिया को इस बात की गंभीरता और एक तरह से पूरी सन्न करने वाली तस्वीर है विशाल। जी सर, आपसे अभी चर्चा भी हो रही थी, आप कह रहे थे कि पूरे देश और दुनिया को जो है ये 3 साल का जो पीरियड है वो किसी तरह है उसको निकालना पड़ेगा, क्योंकि ट्रम्प साहब का जो कार्यकाल है वो 4 साल का होता है और 1 साल तो पूरा हो चुका है। तो 3 साल तक क्या आप ये कहना चाहते हैं कि जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस, अनसर्टेनिटीज वो 3 साल तक कायम रहेगी? अभी का अगर हालात देखे जाएं अभी के, देखिए 2025 के मुकाबले 2026 की जो शुरुआत हुई है, 2025 में चीज़ें उतनी ख़राब या उतने अमेरिका की तरफ से इस तरह का कोई एग्रेशन हमको दिखाई नहीं दिया ग्लोबल लेवल पर। लेकिन 2026 की शुरुआत होते ही जिस तरह का एक्शन वेनेजुएला पे हुआ, उसके बाद क्यूबा और मैक्सिको को धमकी है, उसके बाद माना ये जा रहा है कि ग्रीनलैंड को खरीदने का ऑफ़र है और अगर बाय हुक और बाय क्रुक लेने की पूरी तैयारी है, जिसमें या तो आप बेच दीजिए नहीं तो अमेरिकन फोर्सेस बूट्स ऑन ग्राउंड करके वो सारा चीज़ों की तैयारी वहाँ पे उनकी है। तो पूरी जो स्थितियाँ हैं वो 2026 की शुरुआत के साथ ही बेहद नाजुक है और यहाँ से फिर इस बात के कयास लग रहे हैं कि अभी ये दूसरे साल की शुरुआत हुई है ट्रंप की। 20 जनवरी 2025 को इनॉग्रेशन हुआ था, शपथ ली थी अमेरिकी राष्ट्रपति ने, और अभी 20 जनवरी को उनका 1 साल कंप्लीट होगा। यहाँ से लेके अभी 3 साल और बचे हैं जहाँ पे कि पूरी दुनिया उनसे को ट्रंप की पॉलिसीज़, अनप्रेडिक्टेड पॉलिसीज़ का सामना करना पड़ेगा। अमेरिकी इकोनॉमी किस तरह की शक्ल लेती है अगले इस पूरे साल के दौरान या अगले 6-7 महीने के दौरान? नहीं सर, बीच में एक खबर आई थी जिसको हम लोगों ने मनी सेंट्रल में डिस्कस करने की कोशिश की थी कि हर एक अमेरिकी पर जो है 2 लाख के आसपास, अगर इंडियन रुपी में अगर उसको कन्वर्ट किया जाए, उतना भारी भरकम कर्ज है। इकॉनमी और डेट टू जीडीपी का अगर रेशियो देखें तो $30 ट्रिलियन के आसपास की इकॉनमी है यूएस की, और $38 ट्रिलियन से भी अधिक का जो है उनके ऊपर कर्ज है। हालांकि वो नंबर भी आगे बढ़ता हुआ दिखेगा, कहा जा रहा था कई रिपोर्ट्स में कि $40 ट्रिलियन के आसपास जाता हुआ दिखेगा। तो इन सब भी मोर्चों पर तो अमेरिका लड़ रहा है खुद अपने फ्रंट पे। बिल्कुल नहीं, तो उसमें एक समस्या ये भी है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो अप्रूवल रेटिंग है, जो लोकप्रियता का पैमाना है, वो तेज़ी से नीचे गिरा है। अब क्या वो एक इसको मैं कैसे कहूँ कि क्या एक नेशनलिज्म के जरिए कि अमेरिका कितना, और मागा का राग जो है वो फिर से तेज होता हुआ भी दिखाई दिया है कि अमेरिका को मैंने महान बना दिया है। तो क्या इस तरह के एडवेंचरिज्म का सहारा लेंगे वो अपनी जो लोकल ऑडियंस है, जो लोकल उनका जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, आबादी है अमेरिका की, वाइट लोग हैं, उनको क्या खुश करने के लिए इस तरह के और एक्शन दुनिया भर में दिखाएंगे कि साहब देखो आपको ऐसा एक राष्ट्रपति मिला है जो किसी से डरता नहीं, जो दुनिया में किसी भी तरह के एक्शन ले सकता है, किसी भी तरह की लूट को अंजाम दे सकता है। एक तरह से अगर मैं इस शब्द का इस्तेमाल करूं कि साहब वेनेजुएला का तेल हम बेचेंगे, अमेरिका कंट्रोल करेगा वेनेजुएला का पूरा तेल, 20-21 बिलियन डॉलर का की भरपाई अमेरिका को करनी है वेनेजुएला से, तो पूरा तेल वो कंट्रोल करेगा। कौन देश खरीदेगा, कैसे खरीदेगा, किस दाम पे, ये सब अमेरिका तय करेगा जी। तो इसके सहारे क्या जो कर्ज है, इसके सहारे क्या जो अमेरिकी लोगों पर जो बढ़ता महंगाई का बोझ है उसको कम करने की कोशिश की जाएगी, ये सब चीज़ें देखनी होंगी। और इसीलिए अगले 3 साल जो है वो पूरी दुनिया के लिए एक तरह से सांस अटकी रहेगी पूरी दुनिया की। चलिए प्रवीण सर, भारत का रुख कर लेते हैं। कहा जा रहा है कि यहाँ जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो कंपनियां हैं उन पर बहुत मार पड़ती हुई देखी आज की अगर मैं बात करूँ। इसके अलावा आईटी सेक्टर भी जो है वो खासा जो है ये भी नोटिस में रहेगा सर, क्योंकि जब भी कोई बात आती थी, एक मतलब हायर एक्ट की मैं बात कर रहा हूँ आपको, उस समय भी ऐसी बातें आई थी कि कुछ जो अगर रिश्ते ख़राब होते हुए दिख रहे हैं, कुछ मनमुटाव होता हुआ दिखेगा तो सीधे वो इम्पैक्ट डालेंगे आईटी सेक्टर को। आप इन दोनों मोर्चों पर क्या देख रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंपनियों के लिए और आईटी कंपनियों के लिए कैसा रहेगा? देखिए H1B को लेके सख्त रुख बना हुआ और मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई नरमी आने वाली है। एक्सपोर्ट के लिए अब अगर 500 मान लीजिए 500% का टैरिफ नहीं भी लगता, लेकिन क्या भारत और अमेरिका के बीच में बहुत जल्दी कोई डील होने वाली है, इसको लेके बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि क्या दोनों देश इस डील के आसपास हैं। क्योंकि जिस तरह के ट्रंप के बयान है और भारत जिस तरह से संजीदगी के साथ एक शांति की उसमें है अवस्था में कि ठीक है हम किसी भी चीज़ का जवाब नहीं देंगे, जो चीज़ें चल रही, जिस तरह के बयान आ रहे हैं, तो उसमें डील कैसे हो पाएगी ये अब मुझे
बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अगले मतलब जून तक डील दोनों देशों के बीच में हो सकती है। पहले तो बात आ रही थी कि साल के अंत तक, फिर कहा गया कि साल की शुरुआत तक, ये भी तो बढ़ता हुआ दिख रहा है सर। और दूसरी बात कि क्या उतनी चिंता की बात है कि अगर मान लीजिए हमारे और यूएस के बीच में अगर डील ना भी हो तो, क्योंकि ट्रेड डील के मामले में हम लोग तो ट्रेड सरप्लस के पायदान पर खड़े हैं, ज़्यादा मात्रा में हमारे जो सामान है वही जा रही है अमेरिका। नहीं, उसमें अमेरिका असल में भारत का एक्सेस चाहता है, भारतीय बाजार का। अमेरिकी एग्री प्रोडक्ट्स के लिए खासतौर पे भारत के मार्केट का एक्सेस चाहता है। उन्हें दिखता है कि भारत का बाज़ार एक बड़ा बाज़ार है जहाँ चीज़ें बिक सकती हैं, जहाँ अमेरिकन फार्मर्स और बाकी जो एग्री और बाकी डेयरी जो प्रोडक्शन से जुड़े हुए कारोबारी हैं, उनको भारतीय बाज़ार का एक्सेस बिल्कुल आसानी से मिलना चाहिए, जीरो टैरिफ पे एक तरह से मिलना चाहिए। और भारत इस चीज़ के लिए हमेशा से साफ भारत का रुख रहा है कि साहब हम आपको इस तरह का हक नहीं दे सकते जहाँ पे कि हमारे किसानों को उसका नुकसान हो जी। तो ये डील कैसे होगी मुझे मुश्किल दिखाई देता है। वही आईटी सेक्टर के लिए भी है कि अगले कुछ महीनों में किस तरह से अमेरिका से डील्स मिलेंगी, क्या होगा। ये थोड़ी सी चीज़ें अभी, मामला बहुत नाजुक है असल में इस वक्त, और न केवल भारत के साथ बल्कि पूरी दुनिया के साथ। अब सर 2026 में क्या क्या चुनौतियां होंगी उसको डिस्कस कर रहे हैं, तो कमोडिटीज़ को भी डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, व्हाट अबाउट गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, तांबा, कॉपर, तमाम जितने जो कमोडिटी पैक्ट हैं उनकी कीमतों में तो आग लगी हुई थी। हल्का सा थोड़ा सा कूलिंग ऑफ पीरियड देखने को मिला था साल की शुरुआत में ही, उसके बाद फिर से उनकी कीमतों में आग लग रही है। क्या हो सकता है सर कमोडिटी सेक्टर में? नहीं, सीधे तौर पे आप समझिए कि अनसर्टेनिटी दुनिया में बढ़ी है और डिमांड इन सभी जो मेटल्स हैं, चाहे प्रीशियस मेटल्स हों, चाहे तांबा जैसे इस तरह के मेटल्स हों, इन सभी की डिमांड में भी तेज़ी है इंडस्ट्रियल और बाकी तरह से। और जो अनसर्टेनिटी है जो दुनिया भर में मार्केट्स को लेके जो एक चिंता है कि क्या बाज़ार चल पाएंगे जब ग्लोबल टेंशन होगी, तो इनके तेज़ होने को लेके ज़्यादा मामला माना जा रहा है कि तेज रह सकते हैं, तेजी रह सकती है। सर एक लास्ट सवाल और मैं पूछ लेता हूँ, मार्केट्स चूंकि अब कहा जा रहा है कि थोड़ा अंडर परफॉर्म करते हुए दिखेंगे क्योंकि जिस तरह से अनसर्टेनिटीज़ और जिस तरह से स्टेटमेंट्स आ रहे हैं उनकी वजह से, और आज देखिए इम्पैक्ट पड़ता हुआ भी दिखा, तो क्या मार्केट्स कि अंडर परफॉर्मेंस का एक और वजह ये भी हो सकता है कि एफआईआईज़ की जो लगातार सेलिंग देखने को मिल रही है वो और आगे भी जारी रह सकती है? जिस तरह से साल की शुरुआत से ही हम लोग एक आंकड़े पढ़ रहे थे 7,000-8,000 करोड़ के आसपास की तो एफआईआईज़ की बिकवाली हो चुकी है, और जिस तरह से पिछले साल की अगर बात की जाए तो 1.65 लाख करोड़ की बिकवाली हो चुकी है। ये कंटिन्यूटी बरकरार है विद इन साल दर साल अगर आप देखेंगे, तो आगे भी क्या सर एफआईआईज़ की जो है बिकवाली जारी रहेगी? नहीं, मार्केट्स के लिए तो आफत अभी है ही। अगर ग्लोबल टेंशन और बढ़ी, चाहे ईरान को लेके है या बाकी के रूस यूक्रेन का जंग रुक नहीं रही है, अमेरिका क्या एक फेवरेट डेस्टिनेशन बनेगा, चाहे एआई को लेके देख लीजिए या बाकी वजहों को लेके देख लीजिए, एक एग्रेसिव पॉलिसी को लेके देख लीजिए अमेरिकन मार्केट्स। अगर ऐसा होता है तो एफआईआईज़ की बिकवाली तो मुझे लगता है कि अभी जारी ही रहेगी। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। भारत में 10 मिनट में डिलीवरी यानी क्विक डिलीवरी मॉडल तेजी से जो है पॉपुलर हुआ, लेकिन अब इस मॉडल पर जो है संकट के बादल मंडराते हुए नजर आ रहे हैं। नए साल की पूर्व संध्या यानी जो है 31 दिसंबर की मैं बात कर रहा हूँ, गिग वर्कर्स ने राष्ट्रव्यापी हड़ताल का ऐलान किया था जिसमें देश भर के करीब 2 लाख से अधिक जो है राइडर्स जो है शामिल हुए थे। गिग वर्कर्स जो है अच्छी पेमेंट, सुरक्षा और सम्मान की मांग कर रहे हैं, जबकि यूनियन नेताओं का जो कहना है कि समस्या की जड़ जो है 10 मिनट में डिलीवरी की जो है डेडलाइन है, जिसे खत्म किए बिना जो है हालात नहीं सुधरेंगे। प्रवीण सर क्यों संकट में है क्विक डिलीवरी मॉडल, हम आपसे समझना चाहते हैं। और सर लगातार उस दिन भी हम लोग 31 को भी कवर किया था इस चीज़ को लेकर कि संकट तो बड़ा गंभीर है सर। कहा जा रहा है कि 10 मिनट में पहुँचाने के फेर में कहीं हमारे ही जीवन पर ना संकट आ जाए। हाँ, ये बिल्कुल, ये 2 बार हड़ताल हुई। देखिए 25 दिसंबर को भी हुई और 1 तारीख की भी हड़ताल हुई जिसमें 1.5 लाख 2 लाख तक जो ई कॉमर्स के जो पार्टनर हैं, डिलीवरी पार्टनर्स हैं, वो शामिल हुए। और उसके बाद एक सोशल मीडिया पे बड़ा लंबा चौड़ा एक आर्गुमेंट्स का दौर चला जहाँ दीपेंद्र गोयल एक तरफ थे जोमेटो के और बाकी के अलग अलग तबके के लोग थे, कुछ लोग सपोर्ट में थे, कुछ लोग अगेंस्ट में थे। और उसमें फिर जो डिलीवरी वर्कर्स हैं उनकी वर्किंग कंडीशंस को लेके क्या दिया जा रहा है उनको, इस सब को लेके जो है वो तमाम तरह के सवाल खड़े किए गए। दीपेंद्र गोयल ने अपनी तरफ से तर्क दिए कि साहब अगर आप देखें तो एक औसतन जो व्यक्ति महीने में 26 दिन काम करता है, एक डिलीवरी पार्टनर 10 घंटे रोज़ अगर काम करता है, तो वो अपनी बाइक का और पेट्रोल डीजल का सारा खर्चा निकाल के 21,000 रुपये महीने घर ले जाता है।
जी। तो इस हिसाब से आप, और उन्होंने इसके साथ सवाल उठाए कि आप ये बताइए क्या ये अनुचित है क्या। तो एक बड़ा सवाल उन्होंने किया, लेकिन बहुत सारी जगहों पर इस तरह के मॉडल बंद हुए जहाँ पे क्विक डिलीवरी के, लेकिन भारत में ये दिन दूनी रात चौगनी रफ्तार से चलना शुरू हुआ, जहाँ पे कहा यह जा रहा है कि अभी जो 2500 जो आउटलेट हैं, इस तरह के डार्क स्टोर्स हैं, उनकी तादाद बढ़ के 7500 पे पहुँच सकती है भारत में। तो देश भर में जो क्विक डिलीवरी का जो फॉर्मेट है वो दरअसल लोकप्रिय हो रहा है। और आप अगर यहाँ से कुछ साल पहले अगर देखें तो एक बार और इसको लाने की कोशिश हुई थी, लेकिन तब ये सिस्टम फ्लॉप होता दिखाई दिया। तो उसके बाद जो है एक बार नए सिरे से यहाँ पे अब तो ऐसा लोकप्रिय हुआ सर कि तमाम जितनी भी कंपनियां हैं वो इन्हीं के पीछे भागती हुई फिर रही हैं। कोई कह रही है कि मैं 10 मिनट, कोई 15 मिनट, कोई 9 मिनट, कोई अब 10 से नीचे की अभी बात कर रहा है कि देखिए हम लोग, अगर आप ऑर्डर करेंगे कोई सामान सर, अगर वो 10 मिनट से पहले आएगा तो बड़ा जो है उसमें विक्ट्री साइन अब दिखाई जाती है कि देखिए आपको जो है हम लोगों ने समय से पहले जो है चीज़ें डिलीवर की हैं। लेकिन वो इतना हैजार्डस है ये हम समझने की कोशिश करें। लेकिन सर बीच में ऐसी भी खबरें आई कि गिग वर्कर्स को इंसेंटिव देने की बात कही जा रही थी, ताकि उनको कहा गया कि नहीं भाई आप हड़ताल मत कीजिए। क्या उससे भी बात बनी नहीं सर? नहीं, जो फेस्टिव सीजन है या जो जैसे न्यू ईयर का था या क्रिसमस का था, उस दौरान इनको अलग से इंसेंटिव देने की बात की। जोमेटो के जो दीपेंद्र गोयल उन्होंने तो कहा कि हम साहब इनको जो है इनको हम अलग से वो दे रहे हैं, आपका क्या बोलते हैं इसको, बोनस टाइप का चीज़। हाँ, इनका पर जो ऑर्डर की जो रुपए हैं उसको बढ़ाया, और अलग अलग जो जेप्टो वगैरह इन सब ने उस दौरान ज़्यादा वो देने की बात की जी। इंश्योरेंस वगैरह जैसे भी फैसिलिटीज़ देने की बात की। लेकिन स्ट्रक्चरल बदलाव असल में यहाँ पे ज़रूरी है, जिसके लिए एक सेट ऑफ रूल्स सरकार लेकर आए, जहाँ पे कि क्या किस तरह से काम हो सकता है, क्या आपको उनको मिनिमम वेजेस देने होंगे, इन सब का सरकार को असल में एक फॉर्मेट विचार बनाना होगा। जो कुछ प्रमुख मांगे हैं सर वो मैं ऑन स्क्रीन पढ़ देता हूँ। सोशल सिक्योरिटी और वेलफेयर फंड का अभाव है, ये कहते हुए दिख रहे हैं गिग वर्कर्स। गिरती हुई कमाई और इंसेंटिव में कटौती की बात कही जा रही। कहा जा रहा है कि पहले जो है प्रति ऑर्डर जो है 40 से 60 रुपये मिलते थे प्रवीण सर, वो अब जो है घटकर 15 से 25 रुपये हो गया। लेकिन जैसा प्रवीण सर कह रहे हैं कि फेस्टिव सीजन में इसमें जो है बढ़ोतरी की बात कही गई थी, अब उससे कितना उनको फायदा हुआ ये तो समय बताएगा। लेकिन खराब वर्किंग कंडीशन और 10 मिनट डिलीवरी का जो दबाव है वो कहीं ना कहीं इनको बहुत परेशान करता हुआ दिख रहा है। मनमाने तरीके से कहा जा रहा है कि आईडी को ब्लॉक कर दिया जाता है, पूर्व सूचना के आधार पर ही जो है उनको कहा जाता है कि आज से मत आइएगा। हायर एंड फायर वाला जो बात है उससे भी ये लोग बहुत जो है दुखी हैं। और उसके बाद है जो 5वां फैक्टर है कि गिग वर्कर का जो है कानूनी दर्जा। कहा जा रहा है कि इन वर्कर्स को कंपनियों का पार्टनर कहा जाता है, कर्मचारी नहीं कहा जाता, ताकि इनसे जो है कुछ जो बेनिफिट्स है उनसे वो छूते रह जाते हैं सर। तो तमाम जो है दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन सर एक लास्ट सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, संसद में भी इसको लेकर बहुत बवाल हुआ था। आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं राघव चड्ढा, उन्होंने भी इस बात को बहुत प्रमुखता से उठाई थी कि देखिए इनकी जो वर्किंग कंडीशंस बड़े दिक्कत वाली हैं। 17-18 घंटे या 14-15 घंटे के आसपास काम करना पड़ता है, और सैलरी जो है एक दिन की अगर बता रहे 700 से 800 रुपये के आसपास की होती है, और 14 घंटे 15 घंटे बाइक चलाना पड़ता है। कट कुटा के उनको क्या ही मिलता होगा। और ये यंग हैं, हमारे डेमोग्राफिक डिविडेंड में आते हैं, कम उम्र के लोग हैं, तो ऐसे कैसे चलेगा? तो इस मामले को भी तो सरकार ने सुना या एड्रेस किया या नहीं? नहीं, देखिए सरकार की तरफ से एक काम जो हुआ, जो पिछले साल के आखिर में हमने देखा जब सरकार ने लेबर कोड किए, जिसमें उन्होंने कहा कि इनको भी हम पूरे पीएफ और बाकी जो सोशल सिक्योरिटी के नॉर्म्स हैं उसमें लेकर आएंगे, बाकी की इनको सुविधाएं मिलेंगी। लेकिन आप ये समझिए कि भारत में जो तमाम लोग इस तरह की और इसके दोनों पहलू हैं और उतने ही मजबूत है दोनों पहलू, दोनों तरह के तर्क। एक जो बात मान लीजिए दीपेंद्र गोयल कहते हैं कि साहब 21,000 रुपये मिल रहा है, लेकिन आप उसमें ये देखिए और वो कहते हैं क्या ये अनुचित है, तो जाहिर तौर पे ये अनुचित ही है। कैसे अनुचित है? जहां उन्होंने खुद ही लिखा है, मैं अपने तरफ से इसमें कुछ ऐड नहीं कर रहा, उन्होंने कहा 26 दिन कोई व्यक्ति काम करे, जो डिलीवरी कर रहा है व्यक्ति 26 दिन काम करे, रोज़ 10 घंटे काम करे, और उसके बाद उसकी जेब में 21,000 रुपये आ रहे हैं। तो यानी महीने में आपको सिर्फ 4 दिन आपको एक तरह से छुट्टी मिली, बाकी 10 घंटे आप रोज काम कर रहे हैं। कहाँ गया 5 डे वर्किंग पॉलिसी? 5 डे वर्किंग पॉलिसी, और उसके एवज में और उसमें भी आपको लगातार बाइक चलानी है, एक जगह से सामान उठाना है, दूसरी जगह देना है,
इसको हम ठीक मान सकते हैं कि चलो भाई बेरोजगारी से अच्छा की नौकरी है। हाँ, लेकिन ये कोई बहुत अच्छी कंडीशन नहीं है सर। उस प्रदेश की स्थिति को भी तो समझिए सर, कि जिस प्रदेश में AQI जो है 500 से ऊपर रहता है और 999 तक चला जाता हो, उस प्रदेश में अगर 16 घंटे 18 घंटे रोड पर रहता हुआ व्यक्ति काम कर रहा है, उसका आप क्या अभी थोड़ी पता चलेगा? वो तो 5 साल 10 साल बाद अगर जाएगा, अपने जो है होल बॉडी स्कैन कराएगा, तब पता चलेगा कि भगवान आपको क्या दे दिया है। नहीं, ये बात सही है जो इनके लिहाज से कि साहब वर्किंग कंडीशन वर्सेस वेज, जो तनख्वाह मिल रही है। इसका उलट पहलू अब आप सोचिए, भारत में करोड़ों की आबादी ऐसी है युवाओं की जो बिल्कुल खाली बैठे हैं। नौकरी की समस्या सरकार की सबसे बड़ी समस्या मानी जाती है। सरकार कहती साहब हम इतने नौकरियां देंगे, इंटर्नशिप स्कीम लेके आई सरकार, तमाम तरह की लेके आई, लेकिन करोड़ों लोग ऐसे हैं जो स्किल्ड नहीं है, जिनके पास किसी तरह की नौकरी नहीं है। वो जाएं कहाँ? उनकी घर परिवार रोजगार चलेगा कैसे? ये समस्या लगातार लंबे वक्त से है। इसका एक समाधान के तौर पे, इसके एक समाधान के तौर पे ये व्यवस्था, अब अच्छी कहिए बुरी कहिए, लेकिन क्विक डिलीवरी या डिलीवरी पार्टनर्स के तौर पे एक व्यवस्था जो देश के ई-कॉमर्स फाउंडर्स हैं या जो एग्जीक्यूटिव्स हैं उन्होंने दी। लाखों लोग, माना ये जा रहा है 2003 तक लगभग 2.5 करोड़ के आसपास लोग होंगे जो डिलीवरी के धंधे से जुड़े होंगे। इन लोगों को आखिरकार नौकरी मिल रही 20,000 ही सही मान लीजिए। अगर अदरवाइज ये खाली लोग अगर बैठे हो तो इनके पास क्या ऐसा दूसरा स्किल है जहां सरकार या कोई इंडस्ट्री इनको एकोमोडेट कर सकती है? तो फिर वो लोग जाएंगे कहां से? तो इसीलिए मैं कहता हूं इस कहानी के दोनों पहलू बहुत मजबूत हैं, बहुत तर्क इनके दोनों के बहुत मजबूत है। जब तक आप किसी व्यक्ति को वोकेशनल ट्रेनिंग, एक ऐसी ट्रेनिंग नहीं दे देते जिससे या अपना धंधा शुरू कर ले या स्किल्ड वर्कफोर्स में शामिल हो पाए, तब तक उनके पास ऑप्शन क्या है? मजदूरी करने से, मनरेगा में या किसी प्रोजेक्ट पे ईंट गारा उठाने वाली मजदूरी करने से तो बेहतर है ये कि जहां आप डिलीवरी कर रहे हैं और उसमें आपको ठीक ठाक पैसा भी मिल रहा है। जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। जियो ब्लैकरॉक म्यूचुअल फंड डेट कैटेगरी में 2 नई स्कीम लॉन्च करने जा रहा है। इसमें पहला जो है जियो ब्लैकरॉक लो ड्यूरेशन फंड और दूसरा जियो ब्लैकरॉक शॉर्ट ड्यूरेशन फंड है। ये दोनों न्यू फंड जो ऑफर है 8 जनवरी को निवेश के लिए यानी इन्वेस्टमेंट के लिए खुल रहे हैं, जबकि इसमें जो है 13 जनवरी तक निवेश किया जा सकता है। इसके पहले भी म्यूचुअल फंड डेट कैटेगरी में 4 फंड जो है लॉन्च किए थे, जबकि 5 फंड जो है इक्विटी कैटेगरी में है और एक हाइब्रिड फंड है। सर, जियो ब्लैकरॉक को लेकर लगातार हम लोगों की कवरेज जो है जारी रहती है, और जिस तरह से जो निवेशकों का भी जो रुझान है आपको पता ही है सर। अगर इसके शुरुआती दिनों की मैं याद करूं सर, जैसे ही खुला था वैसे ही इनको जो है 17,000 करोड़ 18,000 करोड़ के आसपास का जो पैसा वो मिलता हुआ दिख रहा था। अब ये जो नया फंड है सर, ये क्या है और इससे जो है आम निवेशकों को क्या फ़ायदा होगा, प्लीज़ आसान भाषा में समझाइए। बिल्कुल, 2 नए फंड NFOs आ रहे हैं, 8 जनवरी से खुलेंगे और 13 जनवरी तक ये ओपन रहेंगे। ओपन एंडेड फंड लेकर आ रहे हैं जियो ब्लैकरॉक, और जियो ब्लैकरॉक ने हाल के वक्त में कई फंड लॉन्च किए जिनमें 4 डेट फंड थे, 5 इक्विटी कैटेगरी के थे और एक हाइब्रिड फंड जो है जी। तो एक पूरा बुके ऑफ जो है वो म्यूचुअल फंड स्कीम्स को लेकर आए हैं। बिल्कुल मिनिमम अगर इन्वेस्टमेंट को देखें और आम लोगों के लिहाज से अगर इस बात को देखा जाए तो 500 रुपये के मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ कोई भी व्यक्ति यहाँ पैसा लगा सकता है। अब एक लो ड्यूरेशन फंड है और एक शॉर्ट ड्यूरेशन फंड, तो एक जो बड़ी आबादी जिसको टारगेट करना चाहते हैं जियो और ब्लैक रॉक अपने म्यूचुअल फंड या AMC के बिजनेस के जरिए, उसके लिए एक और मौका है जहाँ पे कि ये जो मोटे तौर पर ये शॉर्ट पीरियड के लिए डेट जो इंस्ट्रूमेंट्स है उसमें विशाल पैसा लगाएंगे। जी सर, अब SIP की बात हो रही है सर, तो जो इस पूरी कहानी को मैं जोड़ना चाहूँगा ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़ से। मूड माहौल बहुत ही ख़राब है सर, और ऐसे समय में ये सवाल उठना बड़ा लाजमी हो जाता है कि जहाँ मार्केट में अब बात आ रही है कि थोड़ी सी जो है अनसर्टेनिटीज़ रहेगी, गिरावट का दौर देखने को मिल सकता है, और तमाम जितने भी अगर आप ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स पढ़िए या अपने देश के जो अच्छे खासे पैसे बनाने वाले जो लोग हैं उनसे अगर आप बातचीत कीजिए तो उनको भी लग रहा है कि अंदेशा है कि थोड़ा सा जो है मार्केट करेक्ट भी हो सकता है। ऐसे समय में सर SIP बड़ा आसान, सस्ता और अच्छा रास्ता है पैसा लगाने का, अगर हमको तमाम टेंशन से दूर रहना है तो। नहीं, SIP को जाहिर तौर पे माना जाता है कि आप अगर लंबे वक्त के लिए अगर जा रहे हैं म्यूचुअल फंड के जरिए SIP कर रहे हैं, तो जो पिछले एक्सपीरियंसेस हैं वो सभी ये बताते हैं कि इन्वेस्टर्स को, जो डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर्स हैं, जो लॉन्ग टर्म तक टिके रहे, लंबे वक्त तक टिके रहे, उनको इसके अच्छे परिणाम
देखने को मिले। जी। अब जो मौजूदा माहौल है, मार्केट की अनसर्टेनिटी है, उसी को अगर आप देखेंगे तो उसमें ये जो दो फंड हैं जो डेट कैटेगरी में है एक तरह से, वहाँ पे जाहिर तौर पे एक तरह का आपको फिक्स्ड रिटर्न मिलने की उम्मीद रहती है। और ऐसे लोगों के लिए जो लोग रिस्क से, जोखिम से बचना चाहते हैं, उनके लिए एक कारगर तरीका हो सकता है कि साहब मार्केट में जो होता है हो, ये फंड 0 से 100% तक पैसा डेट इंस्ट्रूमेंट्स में लगाएंगे तो आपका पैसा एक तरह से सेफ है, सुरक्षित है। विशाल जी जी। अब सर जिन लोगों का ये प्रश्न रहता है कि मान लीजिए मुझे कमोडिटीज़ में पैसा लगाने का मन है, तो क्या उनके लिए भी ऑप्शंस होता है कि SIP के जरिए गोल्ड, सिल्वर और तमाम जो ऐसे इंस्ट्रूमेंट उसमें पैसा लगाया जा सके? नहीं, SIP देखिए, ETF के जरिए अगर आप पैसा लगा रहे हैं किसी, मान लीजिए गोल्ड और सिल्वर हाल के वक्त में काफ़ी मशहूर हुए, तो कोई फंड अगर अपनी तरफ से ETF में SIP टाइप का दे तो बात अलग। अदरवाइज ETF ट्रेडेबल होते हैं, आप उनको जब चाहे तब उसमें पैसा लगा सकते हैं, जब चाहे खरीद सकते हैं, जब चाहे उनको बेच सकते हैं। शेयरों की तरीके से उनकी खरीद फरोख्त विशाल होती है। जी जी। चलिए सर, तो आज के बस मनी सेंट्रल में बस इतना ही। आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती समय निकाला, तमाम विषय को बहुत ही आसान भाषा में विस्तार से समझाने की कोशिश की। तो इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी नाइट।